सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक कहता है कि यहाँ पे हम जैसे कि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि पहले हम इस चैप्टर का रिवीजन करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये काफी। तो सबसे पहले आपको मुझे बताना है व्हाट आर रिसोर्स, क्या होता है कोई रिसोर्स? भी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। एक बोलो, क्या हो ठीक गया? है मैम, पहले मैं बोलूंगी। मतलब कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमें नेचर गिफ्ट्स देता है, जो गिफ्ट्स हमें वो प्रोवाइड करता है, जिससे फिर हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, फुलफिल कर सकें, हम उस चीज को फिर कहेंगे रिसोर्स। ओके, बताइए नाज़रीन। वो कोई भी चीज जो हमारी बताइए नीड्स को सेटिस्फाई करे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक सबस्टेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तब तक रिसोर्स नहीं बनेगा जब तक कि उसमें कोई क्वालिटीज ना हो, और कुछ क्वालिटीज लाइक उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो वो तभी जाके एक रिसोर्स बनेगा। एंड सेकेंड थिंग, ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमारी इकोनॉमी को भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देते हैं, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं, इससे बहुत सारी चीजें बनाते हैं। एंड ये कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होते हैं, यानी कि हमने इनको एक्सेप्ट किया होता है और तरह तरह की चीजों में इनको यूज भी करते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो इसमें आते हैं लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। अगर हम पहले ही सब क्लासिफिकेशन देखें तो रिसोर्सेज की दो मेन सब क्लासिफिकेशन है, नेचुरल एंड ह्यूमन, ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन। उसके बाद और भी ये जो नेचुरल है ये फर्दर क्लासिफाइड होती है, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये किसकी सब टाइप है? नेचुरल की, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी वो रिसोर्सेज होते हैं जो जो नेचर में काफी मतलब अनलिमिटेड होती है, अवेलेबल, ठीक है। एंड ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये फर्दर सब क्लासिफाई हो जाती है, यानी फर्दर ये बायोलॉजिकल भी है, ठीक है। एंड जैसे कि बायोलॉजिकल में हो जाता है नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा वगैरह, एंड वाइल्ड लाइफ, फोना, यानी ये सब डिवाइड और हो जाती है रिन्यूएबल। फ्लोरा भी आएंगे इसमें और फोना भी आएंगे, दैट इज बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स। एंड जैसे कि मैंने बोला रिन्यूएबल के साथ साथ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो काफी ना मतलब लिमिटेड में होते हैं नेचर में, उसमें भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं, ठीक है, उसको रिसाइकल करके फिर से यूज किया जा सकता है, जैसे कि कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल। तो मोनो आयरन है, अगर उस मतलब हम कितना भी उसको यूज करें, उसको कितना भी रिसाइकल करें, उसको कुछ नहीं होता, वो काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिसाइकल मेटल। तो लाइक फॉसिल फ्यूल्स है इसमें, ठीक है। तो इसमें फॉसिल फ्यूल्स आएंगे, वो नॉन रिसाइकल, एक बार हो गया खत्म तो हो गया, उसको बाद में रिसाइकल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पेट्रोलियम है, कोल मतलब जलाया हमने, उसका ऐश बन गया, ठीक है। पेट्रोल खर्च कर दिया, गाड़ी चला ली हमने, या किसी भी चीज में हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, तो वो चीजें हमने जब यूटिलाइज की उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हो गया खर्च, तो वंस फॉर ऑल, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन ये आता है ज्यादा कि हम इन रिसोर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट इन द सेंस कि जिसको आप रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब आप देखो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको हमें पता है कि ये लिमिटेड है नेचर में, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये लिमिटेड है तो हमें उनको खर्च भी वैसे करना है, यहाँ से हमारी नीड्स भी है और बहुत सारी नीड्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसपोर्ट का ही लेती हूँ, तो आप देखते हो घरों में कितने, हर एक जो अफराद होता है, हर एक मेंबर जो होता है उसका अलग अलग ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि
मतलब हम अर्ली कहीं पे पहुंचे, आराम से पहुंचे, दैट्स व्हाई वो हमेशा अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि इससे हमारे रिसोर्स पे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, वो कितने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये जो एग्जॉस्टनेस है, इससे जो मतलब हमारा जो लिमिटेड स्टॉक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, वो काफी प्रेशराइज होता है। सेकेंड थिंग, हम कुछ ऐसी एनर्जीज का भी यूज कर सकते हैं जो अनलिमिटेड है, जैसे कि सोलर है, ठीक है, विंड एनर्जी है, उससे भी हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, उस एनर्जीज को यूज कर सकते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है ये काफी ज्यादा मतलब इसमें हम जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। हमें पहले वो जो रिसोर्स है उनको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद रिसोर्स में देखना है कि इससे कौन सी सारी चीजें निकल के आ सकती है, इन्वेंटरी रिसोर्स जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें सर्वे करना है, सर्वे के बाद हम क्या करेंगे, सर्वे के बाद हम पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ ये रिसोर्सेज मिलते हैं, मैपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। सो बीच क्लास उसके बाद ये प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है। प्लानिंग स्ट्रक्चर का मतलब कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से, अलग अलग स्किल से हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग प्लान्स बनाने, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स, यानी कि हम इन रिसोर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो इंडिया जो है उन्होंने काफी सारे मतलब रिसोर्स प्लानिंग की है, आपको पता ही है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बनाते थे इंडिया, अब तो 5 ईयर प्लान नहीं बनते हैं, अब क्या बनते हैं, अब बनते हैं नीति आयोग उसे कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो पहले क्या होता था, बजट डिस्कस करने के लिए ये लोग 5 ईयर प्लान बनाते थे, यानी कि हर साल जो गवर्नमेंट आती थी तो वो एक 5 ईयर प्लान बनाती थी, क्योंकि 5 साल के लिए गवर्नमेंट होती थी, हर एक इलेक्शन के बाद वो 5 ईयर प्लान बनाती थी। 5 ईयर प्लान में वो देखते थे कि इन 5 सालों में हमें किस पे फोकस करना है। तो कुछ ऐसे 5 ईयर प्लान्स भी थे जहाँ पे रिसोर्स के को कंजर्व करने का बेड़ा गवर्नमेंट ने खुद उठाया था बहुत सारे रीजन्स में, ठीक है। विंड मतलब सोलर पैनल्स लगाए थे या विंड पैनल्स लगाए थे, ताकि जो हमारी एनर्जी है वो ज्यादा यूज ना हो, कोल ज्यादा यूज ना हो, समझ आया। उसके बाद हमें यूटिलाइजेशन का भी देखना है, जैसे कि आपका लैंड है वो भी एक रिसोर्स है, तो उसको हम यूटिलाइज कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, तो वो भी आपका एक एसेट रहेगा, उसको भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है वो ये है कि ये हमारे जो पेड़ है वो कितने ही हमें मतलब फायदा देते हैं, हमारे ऑक्सीजन बैंक से, ठीक है। अब जो लैंड है वो इसीलिए अवेलेबल नहीं होता है कि सिर्फ आप कल्टीवेशन करो, नहीं, या वो इसीलिए अवेलेबल नहीं होता है कि आप उसको बैरन बनाए, उसको बंजर बनाएंगे, वेस्टलैंड बनाए, ठीक है। तो लैंड जो है उनको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। या जो दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं होते हैं, वो परमानेंट पास्चर्स रखिए। परमानेंट पास्चर्स का मतलब किसी के जानवर है उनको पास्चरिंग के लिए ले जाना है, ठीक है, उनको पैस्चरिंग के लिए ले जाना है। उसके बाद वो आप उस लैंड पे उनको लेके जा सकते हो जहाँ पे कल्टिवेशन ना हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। लाइक वाटर है, वो भी एक आपका रिसोर्स है, ठीक है। अब वाटर को हमें कंजर्व करना है, यूटिलाइज भी करना है, तो हमें ये भी दिमाग में रखना है कि अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो हम कैसे करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या ये बचता है या नहीं बचता है। एंड ये जो मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन जो है रिसोर्स का, तो वो अलग अलग बेसिस पे है। ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम देखिए, यानी कहाँ से ओरिजिन पे गए, कहाँ से पैदा हुए, तब वहां पे दो मतलब सब डिवाइड होते हैं हमारे रिसोर्सेज, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। दो ये टाइप्स हैं। अगर हम देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कितने हद तक ये खर्च होते हैं, तो उस हिसाब से रिसोर्स के दो टाइप्स है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे देखें, यानी कौन क्या किसको ओ करता है, तो इंडिविजुअल है, कम्युनिटी, रिसोर्सेज एंड नेशनल और
इंटरनेशनल रिसोर्स यानी इंडिविजुअल लेवल पे, लाइक मैं हूँ, मेरा कोई लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्रॉप्स वगैरह उगाती हूँ, तो ये मेरा है, ये रिसोर्स मैं खुद पर्सनल के लिए यूज करती हूँ। दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्स, जो पूरी कम्युनिटी मिलके यूज करते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स में जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज होती है वो फॉरेस्ट को अपने मतलब यूज के लिए, अपने अलग अलग तरीके के लिए, आराम के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। फिर होता है नेशनल यानी पूरी कंट्री, जो पूरी कंट्री का एक रिसोर्स बनता है, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट या अलग अलग इन्वेंशंस होती है, ठीक है, तो वो पूरी कंट्री को फायदा देती है, दैट इज नेशनल रिसोर्स। एंड दूसरा होता है इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज है, जैसे कि कोई इन्वेंशन है, जैसे यूएनओ की पॉलिसीज है, दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें कि कौन कितना डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से भी जो रिसोर्सेस है वो तीन तरह से डिवाइड हो चुके हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब पोटेंशियल कौन से होते हैं? पोटेंशियल वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें पता है कि कहाँ मिलते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि किस रीजन में मिलता है, लेकिन वो उतनी प्रॉपरली मतलब फाउंड, मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, यानी वो यूजेबल नहीं होते, उनको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान, गुजरात है, तो वहां पे विंड सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां उतनी डेवलपमेंट नहीं है कि इस तरह के रिसोर्सेज वो यूज कर सके या इस तरह की डेवलपमेंट वो ला सके, क्योंकि फर्दर उनको डेवलपमेंट की जरूरत है। दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्स, यानी जो ऑलरेडी डेवलप हुए, ठीक है, वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है और उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है। देन इज स्टॉक रिसोर्सेज, वो मटेरियल जो एनवायरनमेंट में है बट उनका जो मतलब पोटेंशियल होता है वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, यानी उतना एक्सेस नहीं होता ह्यूमंस का। फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, वाटर में मतलब दो तरह के गैसेस मिलते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो हम मतलब यूज करते हैं एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उतनी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम वाटर से इस गैस को एक्सट्रैक्ट करके उसे यूज कर सके, स्टॉक कर सके, ठीक है। या सेकेंड थिंग, अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं लेकिन कुछ एरियाज जो है जो हमेशा क्या रहते हैं, वो एरिड रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो एरिया जो ऑलरेडी एरिड है, जहाँ ऑलरेडी पानी की कमी है, तो क्या वहां पे इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, या इन सारी मतलब जो वाटर से हम अलग अलग फैसिलिटीज उठाते हैं, तो क्या इन सारे एरियाज में वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देन इज रिजर्व्स, रिजर्व्स वो स्टॉक होते हैं जो फॉर एग्जांपल जो हमारे फॉर एग्जांपल यूज मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता है, यानी कि वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है कि ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल खत्म हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर यानी कि पेट्रोल की जगह हम क्या यूज करेंगे तब, ठीक है। अगर अभी से वो रिसोर्स है हम यूज कर सकते हैं, पेट्रोल को बचा सकते हैं, उसके अलावा हम कोई और रिसोर्स यूज कर सकते हैं, तो उसकी पोटेंशियलिटी लाना, दैट इज नॉट अनरिजर्व, ठीक है। तो ये अभी रिजर्व है, यानी ये फ्यूचर के लिए समझा जाता है कि फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं। अब वाटर जैसे पहले रिवर में क्या होता था, रिवर मतलब मोस्टली नेचर से रिलेटेड होता था, इससे हम छोटी छोटी चीजें या डेली बेसिस पे जो भी चीजें थी हम यूज कर सकते थे, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी हम मतलब ले सकते हैं। लेकिन आजकल आप देखो डैम्स है ना, तो ये एक तरह का रिजर्व था 10 साल 20 साल पहले, या मतलब 50 साल पहले, ये एक रिजर्व था। वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमें उसके बाद पता चला, दैट इज रिजर्व रिसोर्स। समझ आया? यस Yes, मैम। yes, ma'am. एंड सेकेंड थिंग, इन रिसोर्स को मतलब बचाने के लिए टाइम डिवोट किया, अलग अलग मीटिंग्स होती थी, जैसे कि रियो द जनरल अर्थ समिट, ठीक है, ये 1992 में हुई थी ब्राजील के अंदर, और इसमें लगभग 170 कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया था। ये जो मीटिंग थी 170 कंट्रीज ने अटेंड की थी, एंड काफी सारे एनजीओज भी थे, लगभग 100 से ऊपर एनजीओज थे, मल्टीनेशनल कंपनीज भी थी। और उसमें से बेसिकली डिस्कस क्या हुआ था, इस मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि जो हमारी ग्लोबल चेंज हो रही है,
ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? वजह है इंडस्ट्रीज, यानी जो भी इंडस्ट्रीज आप बना रहे हैं, जो इसमें मतलब इमिट होता है अलग अलग हार्मफुल गैस, वो हमारे माहौल को, हमारे रिसोर्स को तबाह कर रहे हैं। और हम जो फैक्ट्रीज बना रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लॉइट हो रही है, वो है हमारे अपने रिसोर्स। ठीक है, तो आप अगर फैक्ट्रीज चला रहे हो, लेकिन इसमें आपको ये भी देखना है कि आप एक्सप्लॉइट ना करो कोई चीज। समझ आया? ना तो आपको एक्सप्लॉइट करनी है, ना तो आपको मतलब माहौल को तबाह करना है, यानी कि आप एनवायरनमेंट फ्री, जो पोल्यूशन फ्री है, तो वो इंडस्ट्रीज डेवलप करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। समझ आया? करनी है। यस मैम। आपकी अटेंडेंस में ले रही हूँ, अभी कोई लीव नहीं करेगा। ओके मैम। हाँ स्टूडेंट्स, आपकी अटेंडेंस होगी, आप लोग लीव कीजिए। मैम। अल्लाह हाफिज बेटा। ओके मैम।